सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण प्रैक्टिस सेट का ये नोवा वीडियो। इसमें लाए हैं हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए हो सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्याज, आलू और अदरक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क पत्र है। तो जो प्याज होता है या आलू अदरक होता है, ये पौधे का एक तना भाग होता है जो हम खाते हैं। तो ये एक तना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तना। तो आपको याद भी रखना है कि तना के एग्जाम्पल क्या है, और यही पूछे जाते हैं अधिकतर। वहीं बात करें कि जड़ों के एग्जाम्पल क्या है, तो जड़ों के एग्जाम्पल में आपकी मूली, गाजर, ये आ जाती हैं। साथ साथ में शकरकंद भी क्या आ जाता है, अ, जड़ों में आ जाता है। तो कभी आए कि ये जड़ों में से कौन एग्जाम्पल है, निम्न में से जड़ों कौन सी जड़ें हैं, तो क्या हो जाएगा, मूली, गाजर और शकरकंद। तो ये जड़ें भी हो गए। अपस्थानिक जड़ें क्या कहलाती हैं, आपने कुछ पेड़ देखा होगा, तो जो जड़ जड़ के भाग से नहीं निकलती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि पौधे, मान लो ये पौधा है और नीचे उसकी जड़ है, ये जमीन का लेवल है, तो यहाँ से रूट ना निकले और किसी पौधे के भाग से निकले, चाहे तनों से निकले या उसकी ब्रांचेस से निकले जड़, तो वो क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, आप इसमें पेड़ देख रहे होंगे। इस पेड़ में से देखिए ब्रांचेस से जड़ें निकल निकल के वापस जो है जमीन में चली गई हैं, और जो बाद में उसको क्या है, पोषण दे रही हैं पौधे को। तो ये जड़ें जो हैं कहलाएंगी कौन सी, अपस्थानिक, मतलब लटकी हुई जड़ें। अपस्थानिक का मतलब लटकी हुई जड़ें हो जाता है। वहीं शल्क पत्र की बात करें तो जैसे शल्क मतलब एक बल्ब नुमा संरचना होती है, तो लहसुन, प्याज, ये जो है शल्क कंद शल्क पत्र में आते हैं। आगे देखते हैं, एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन है। एक कोशिकीय में स्पाइरो गायरा, विषाणु, पैरामीशियम और हाइड्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पैरामीशियम। तो आपको और एग्जांपल दे देता हूँ, एक कोशिकीय में आपका पैरामीशियम आ जाता है, और बात करें अमीबा भी आ जाता है, यीस्ट आ जाता है, और इसके साथ साथ जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सारे जीवाणु होते हैं, किसमें आ जाते हैं, एक कोशिकीय में। इनका पूरा शरीर एक कोशिका से बना होता है, और जब एक कोशिका से बना होगा इसका मतलब कितना छोटा होगा, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। वहीं बात करें बहुकोशिकीय की, एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, और सभी कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। यहाँ जो बॉडी का सब काम एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है, खाना खाने से लेके, प्रजनन से लेके, और डाइजेशन से लेके, है ना, सारी चीजें, जो आपका श्वसन है, रेस्पिरेशन है। वहीं बहुकोशिकीय जीव जो है, जो अक्सर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आपके जो इसके अलावा जो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में जो एग्जाम्पल आएंगे आपकी, हाइड्रा आ जाएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। वहीं आपका ये जो स्पाइरोगाइरा है, ये आपका किस में आ जाएगा, बहुकोशिकीय में। मल्टी जो आपका सेलुलर हो गए, विषाणु जो वायरस हैं आपके किस में आ गए, बहुकोशिकीय में। हाइड्रा भी क्या आ गया, बहुकोशिकीय में। तो ये आपको एकदम याद रखना है, चाहे आप लिख लीजिए, इनको याद करना है। आगे देखते हैं, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। तो साबुन का विस्थापन क्या है, रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है या ये सभी है। तो जो साबुन यानी जो क्षारीय गुण होता है जिस पौधे में, तो रीठा जो है, इसको पहले के लोग जो है एज अ साबुन की तरह इस्तेमाल करते थे, पानी में डाल करके यूज करते थे, तो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है। आगे देखते हैं, आ, इसमें जो है निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही का मतलब क्या है, जो पर्यावरण को प्रदूषण न फैलाए, अपितु पर्यावरण के लिए जो है फायदेमंद ही रहे। तो डीजल, पेट्रोल, और ये पेट्रोलियम गैस आप समझ रहे होंगे कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। वहीं सीएनजी की बात करें तो ये पर्यावरण के लिए क्या है, स्नेही है, और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आगे देखते हैं, गैसीय अपशिष्ट क्या है। तो गैसीय अपशिष्ट में आपके ऑप्शन है, सब्जी, फलों के छिलके, घरों की नाली या गंदा पानी, निकलने वाला कचरा, धुआं। आप समझ गए होंगे गैसीय फॉर्म में कौन है। तो गैसीय जो गैसीय फॉर्म में लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ लोग के एक लोग का कमेंट भी आया था कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए।
तो कई लोगों को यदि लग रही होगी स्पीड कम है मेरी, तो आप इसको वीडियो को 1.5x या 2x स्पीड से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे क्या समझाने का तरीका ऐसा ही रहता है। यदि मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ाऊंगा तो फिर समझाने में दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप पे नहीं जाओ, थोड़ा आ, समझाओ नहीं उसको, तो इस ज़्यादा स्पीड में पढ़ाने से वो समझ में नहीं आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कर सकते हैं, हमने यूट्यूब ने हमारे लिए ऑप्शन इसीलिए अच्छा दे रखा है। तो निम्न में से पौधे दूर दूर कौन प्रसारित होंगे? तो बीजाणु द्वारा जो फैले हुए पौधे प्रकीर्णित, बीज के द्वारा, फल के द्वारा, या कायिक जनन के द्वारा वितरित। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि उत्तर जो दे रखा है इसमें, वो आंसर की में फल द्वारा दे रखा है, लेकिन इसके कई तरीके होते हैं। इसका जो है, ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और बाद में जो है इसमें बोनस मार्क्स में मिला था, क्योंकि उन्होंने फल द्वारा दिया गया था। पौधों के जो फैलने के तरीके हैं बीजों के, वो कई तरीके हो सकते हैं। हवा के द्वारा जो है, जल के द्वारा भी होता है, बैक्टीरिया भी ले जाते हैं इसके पौधों को, पक्षी भी ले जाते हैं, जानवर के द्वारा भी। इतने तरीके हो सकते हैं। जो आंसर दे रखा था वो फल लिखा है, और उसका क्लेरिफिकेशन ये भी लिखा था कि जो पशु पक्षी आते हैं, वो खाते हैं पौधों को, और उनके द्वारा जो है दूर दूर तक वो चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है एक नजरिए से। वहीं बी ऑप्शन भी इसका जो है, तो इसको आप जो है कंफर्म याद नहीं रखिएगा, बाकी ये चीज जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप याद कर सकते हैं, या फिर इसको और मैं क्लियर करके जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी को प्रभावित किए, तो वो क्या कहलाता है? मतलब दो जीव हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक को कोई प्रभावित किए बिना एक लाभ ले रहा है, इसको ना ना लाभ हो रहा है, ना ही हानि हो रही है, दोनों नहीं हो रही, और ये इसको लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के जीव साथ में रहते हैं तो क्या बोलते हैं? इसे सहभोजी बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लिया जाता है, मवेशी और उसके ऊपर जो पक्षी बैठ जाते हैं, जैसे बगुला बैठ जाते हैं, तो ये क्या करता है, मवेशियों के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जूं रहती है ना, और भी जो जीवाणु रहते हैं, आपके जीवाणु रहते हैं, वो क्या है, ये खा लेते हैं बगुले और पक्षी। और मवेशी का उसमें ना, मवेशी का नुकसान नहीं होता, उसमें फायदा तो हो ही सकता है, इसमें यह लाभ हो सकता है, लेकिन मवेशी जो है, बगुला का भी फायदा हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं इसमें। वहीं सहजीवी एक एग्जाम्पल है, सहजीवी की एग्जाम्पल लेते हैं। आई थिंक इसको क्लियर अभी नहीं हुआ है, इसको और मैं क्लियर कर दूं कि जो ये बगुला है, वो मवेशी से क्या ले रहा है, भोजन ले रहा है, लेकिन मवेशी बगुला से नहीं ले रहा है कुछ। ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। आगे इसी के साथ साथ जो सहजीवी है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसके एग्जाम्पल जो अक्सर आते हैं, एक आता है लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है सहजीवी, दो रहें, में जीव रहते हों दोनों, और दोनों का एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। जैसे इसमें क्या रहता है, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल दोनों रहते हैं इसमें, लाइकेन के पौधे में, और दोनों जो है एक दूसरे की जो है पोषण एक दूसरे के लिए उत्पन्न करते हैं, और लाइकेन पौधे में रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये हमारा एग्जाम्पल जो हो गया किसका? सहजीवी का। इसी के साथ साथ एक और इसका एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वहां रुक जाता हूँ जहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो चने और मटर के पौधे में, चने और मटर के पौधे में या दाल के पौधे में जो क्या पाया जाता है, जड़ों में, जड़ों में पाया जाता है क्या? राइजोबियम जीवाणु। क्या पाया जाता है? बिल्कुल याद रख लेना, ऐसे राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये जैसे वायुमंडल से नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है, और ये किसको दे देता है? पौधों को। तो पौधों की फसल बढ़िया हो जाती है अच्छे से। वहीं पौधों द्वारा जो पोषक तत्व है वो ले लिया जाता है राइजोबियम जीवाणु द्वारा, तो ये भी अपना पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, इसीलिए ये सहजीविता का उदाहरण है। तो प्रश्न जो था हमारा, कि एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, दूसरे को प्रभावित किए बिना जो है लाभ लेता है जीव, तो वो क्या कहलाता है आपका? सहभोजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो गया। आगे देखते हैं। आ, अगला प्रश्न है, इसकी थिकनेस थोड़ा मैं कम कर लेता हूं।
तो देखते हैं, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का जो पोषण स्थल क्या, वो पोषण तल क्या होता है? आपको गैस करना है। इसका ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक घटक या खाद्य प्रमाण पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसकी हम खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। एक तो सबसे पहले, तो जैसे मोर जो है वो किसको खाता है? तो हमेशा जो खाता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो नीचे जो है खुद को सेक्रीफाइस मान लो करता है, तो वो नीचे लिखा जाता है। तो मोर किसको खाता है? सांप को। और सांप किसको खाता है? कीड़ों को। और कीड़ किसके खाते हैं? कीड़े किसको खाते हैं? पौधों को। तो उत्पादक नीचे लिखा जाता है। तो ये हो गया क्या? उत्पादक। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता है, अपघटक नहीं है, क्योंकि अपघटक हमेशा लास्ट में बैक्टीरिया रहेंगे। तो ये जो है आपका मोर, तो ये किस में आएगा? शीर्ष स्तर पर, अभी की खाद्य श्रृंखला में किस में है? शीर्ष पर है। आगे देखते हैं, जो अंतिम उपभोक्ता रहता है वो शीर्ष पर रहता है। निम्नलिखित में से कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? तो कायांतरित सेल का जो उदाहरण है वह हमारा संगमरमर, क्योंकि जो चूना पत्थर के कायांतरण से जो है ये बनता है। अब सेलों की बात हुई है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। 3 प्रकार की जो है चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है और कायांतरित चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होती है? कायांतरित चट्टान होती है। आग्नेय कहलाती है जो पृथ्वी जो निर्माण होता है भूपर्पटी का, जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, विस्थापन द्वारा। तो सबसे पुरानी चट्टान है हमारी आग्नेय चट्टान। उसके बाद अवसादी चट्टान क्या कहलाती है? जब जैसे पानी द्वारा बहाए गए अवसाद है हवा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं से वो लाए गए रहते हैं अवसाद, और उसके द्वारा जो चट्टान बनी जाती है वो कौन सी? अवसादी चट्टान कहती है। और कायांतरित क्या कहलाती है? नाम से स्पष्ट है, काया मतलब उसका जो बॉडी है वो चेंज हो गया है। मतलब धीरे धीरे आग्नेय या अवसादी चट्टानों का स्वरूप बदल जाता है, हवा क्षरण के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। वो किस में चेंज हो जाता है? कायांतरित चट्टान में। हम इसके एग्जाम्पल कुछ लेना चाहेंगे। जैसे आग्नेय चट्टान है, आप देख सकते हैं, तो एक ग्रेनाइट इसका ऑप्शन है, बेसाल्ट ऑप्शन है, और यही दोनों पूछे जाते हैं इसके। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट को। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आग्नेय के बाद लेते हैं अवसादी चट्टानों को। अवसादी का मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं से अवसाद लाए गए होंगे, चाहे नदियों द्वारा, चाहे बारिश के द्वारा या हवा के द्वारा। तो आप देख सकते हैं चूना पत्थर, कोयला और परतदार जो सेलें रहती हैं, और तो ज्यादातर पूछा जाता है चूना पत्थर और कोयला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं एक और हमारी चट्टान कायांतरित। तो ये जो संगमरमर है, हीरा है, स्लेट है, तो ये जो है आपका ग्रेनाइट भी है। ग्रेनाइट से नीस में परिवर्तन, तो ये भी किस तरह की चट्टानें हैं? हमारी कायांतरित चट्टानें हैं। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरों में कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण का मतलब ही क्या होता है? सॉल्ट। हमें पता है महासागर में क्या पाया जाता है? सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। NaCl आपको पता होगा खाने के नमक का सूत्र होता है, फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, और यही सबसे ज्यादा जो है हमारे महासागर में पाया जाता है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर आती है जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल सर्वाधिक क्षेत्र पर है। वहीं यदि एमपी का आप एग्जाम दे रहे हैं, पूछ लिया जाए तो एमपी में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसी का दूसरा नाम जो है दोमट मिट्टी रहता है, ये आपको याद रखना है, कई बार दोमट मिट्टी पूछ लेते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या रहता है? रेगुर मिट्टी रहता है काली मिट्टी का नाम। तो ये किसके लिए अच्छी रहती है? कपास के लिए अच्छी रहती है। वहीं दोमट मिट्टी जो है, ये किसके लिए अच्छी रहती है? मोटे अनाजों के लिए अच्छी रहती है, और चावल वगैरह की जो फसल है उसके लिए अच्छी रहती है। आगे देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एकदम आसान प्रश्न है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो पौधों को खाते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्लेग कौन सी बीमारी है? अच्छा प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लेग जो बीमारी है हमारी, वो कौन सी बीमारी है? ये है जीवाणु जनित बीमारी है। एक मैं इसमें वीडियो लाऊंगा कि उसमें सभी जो रोग होने वाले रोग हैं, उसके कारक हैं और उनके वाहक का नाम जो है ये लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सवाल होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसमें तो 20-25 मिनट इसी में लग जाएंगे, तो इस वीडियो का मतलब नहीं रह जाएगा। तो अलग से मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा यदि आप कहेंगे। प्लीज एक बार आप कमेंट जरूर कर देना। हो सकता है आपने पहले से कवर कर रखा हो तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको ट्रिक से समझाऊंगा और याद ही करवा दूंगा क्लास के टाइम ही, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आप कमेंट में कहेंगे तो ही मैं इसको करवाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं, अभी और बहुत सारे जो है टॉपिक्स पर वीडियो लानी है। तो ये कौन-सा रोग है जो हमारा जीवाणु जनित रोग है, और जीवाणु मतलब क्या हो गया? बैक्टीरियल बैक्टीरियल जो है डिसीज़ है हमारा। सतत व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? हमें पता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस रहती है। इसका सही उत्तर मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। परीक्षा में जो है भय नहीं रहता है बच्चों में, कंटिन्यू होता रहता है इवैल्यूएशन हर समय, चैप्टर के बाद डेली। तो हमारा कैसा फॉर्मेटिव असेसमेंट या सतत व्यापक मूल्यांकन जो है हमारा होता रहता है। आगे देखते हैं, कौन सा रसायन आम पकाने में उपयोग में लाया जाता है? आम पकाने में कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये इसको जो है आपको याद कर लेना है, कैल्शियम है कार्बाइड CaC2। आमों को जो है पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि जो खाद्य मंत्रालय उन्होंने नोटिस जारी की थी, इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन जो है शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है। इवन बहुत अधिक उपयोग करने पर कैंसर के इसके चांसेस भी हैं। इसका उपयोग करने से कैल्शियम कार्बाइड करता क्या है कि आम जो रहती है उसकी नमी को सोख लेता है और गर्मी उत्पन्न करता है। तो कच्चे फल भी जो है तुरंत पक जाते हैं, हालांकि पोषक तत्व तो उसमें नष्ट हो जाते हैं इनका उपयोग करने में। कौन सा जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो हमारी बोन्स का डेवलपमेंट करने के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम विटामिन की, कैल्शियम विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन सी, कैल्शियम विटामिन डी। आप समझ गए होंगे क्या है हमारा। क्योंकि विटामिन डी का भी नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम में ये पाया जाता है। तो कैल्सीफेरॉल जो है इसका नाम है, और कैल्शियम विटामिन डी जो है इसका सही उत्तर है। हमारी जो है हड्डियों को जो है मजबूत करता है। कैल्शियम की कमी से दांतों में रोग हो जाते हैं, कई बार हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। और धूप जो है और दूध अंडे ये किसके क्या है? इसके रिसोर्सेस हैं जिससे विटामिन डी हमें मिलती है, सूर्य का प्रकाश। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आ, इसको मैं थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। आप पहले अपना उत्तर गेस कर लीजिए, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा? एक पूछा जाता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। दूसरा पूछा है जाता है कि भारत में हिमालय की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और तीसरा पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। मैं फिर से दोहरा दूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल याद कर लेना है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे चोटी ऊंची चोटी। अब हिमालय की क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हिमालय सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हिमालय हमारा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए पूरा म्यांमार बांग्लादेश से लेके चाइना नेपाल यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा होगा, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे चोटी ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। और कहाँ स्थित है? ये नेपाल में है। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अब दूसरा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा नाम है इसका। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये है 8611 किलोमीटर जो है, ये 8611 जो है इसकी जो है। हाँ, ये 85 आपका 85-86 है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी इसमें। ये 85-86 है, और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है 8611, और ये इसका नाम है हमारा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब ये क्यों है? भारत की मतलब ये हिमालय में नहीं है,
ये आता है ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। हिमालय की जो परतें हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तो इसके बाद जो आता है वो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, और इसको हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि हिमालय पहले ही इसका निर्माण था। तो ये जो है इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको याद रखना है कौन सी, कंचनजंगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थोड़ा स्पीड लेंगे। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो हमारी आपने पढ़ा होगा प्ले बेस्ड जो हमारी टीचिंग मेथड है, हमारी खेल आधारित जो शिक्षण है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, समाजशास्त्री या शिक्षा कार्यक्रम या शिक्षण विधि। ये एक हमारी एक शिक्षण विधि है, खेल द्वारा सिखाना हमारी एक क्या है, शिक्षण विधि है। आगे जाते हैं, बीटी कपास क्या है, ये आपने सुना होगा इसके द्वारा, इसके बारे में आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो बीटी कपास जो है एक क्या है हमारी जीएम क्रॉप है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो है एक फसल है, और भारत में जो है इसे मान्यता दी गई थी 2002 में। तो ये एक क्या है, ये हमारा एक ट्रांसजेनिक पौधा है। जेनेटिक जहाँ पे वर्ड आता है, ट्रांसजेनिक पौधा। अब मैं इसके बारे में बता दूं, जीएम फसलें क्या कहलाती हैं। जीएम फसलों का मतलब है कि उसके आनुवांशिक लक्षणों में बदलाव कर दिया जाता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, 2002 के पहले क्या होता था, वैसे ये तो बहुत पहले फसल आ गई थी, पहले अमेरिका में इसका यूज हुआ था, कि कपास के पौधे जो हैं, कपास के पौधों में कीड़े लग जाते थे। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि इन पौधों के जो है जो बीज हैं, उनके जीन्स में, जीन्स आप जानते हैं क्या, आनुवांशिक तत्व है, उसमें बदलाव कर दिया, उसमें ऐसा लक्षण डाल दिया इन्होंने कि उससे वो कीट जो है आ ही नहीं सकते उनके पौधों में, यानी कीट उन पौधों से दूर रहेंगे। अब सोचिए, कीट यदि उस पौधे से दूर रहेंगे तो फसल कितनी होगी। इसके बाद हमारे भारत में आशातीत वृद्धि हुई है। आशातीत मतलब आशा के से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या हुई है, हमारे कॉटन उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इतना अधिक जो है इसका उपयोग होता है, और इसकी उपयोग बाकी देशों में तो खाद्य फसलों पे भी उपयोग होता है, किसमें, खाद्य फसलों में। तो लेकिन हमारे देश में इसलिए इसका मना किया गया है, बैन है खाद्य फसलों में उपयोग करना, क्योंकि जो है जीन जो है जेनेटिक मॉडिफाइड, इसका दूरगामी परिणाम नहीं है पता, कि दूर अधिकतर जो है इस फसलों का उपयोग करते करते जो है क्या पता आगे कौन से लक्षण या इसके साइड इफेक्ट हमें दिखने लगे। एक मैं बता दूं, आप अक्सर रील देखते रहते होंगे, आपको चाइना के, अधिकतर चाइना जापान के देखते होंगे कि उन्होंने एक आम जो है, आम खाया है, और उस आम में बीज ही नहीं है। आप देखते होंगे एक संतरा है, वो हमेशा एकदम इतने ज्यादा फ्रेश रहते हैं और बहुत सारा उसमें जूस निकलता है। तो ये क्या है, देखने में बहुत सही लगती हैं, लेकिन ये कौन सी फसलें हैं, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड हैं, तो इनमें कीट पौधे सब लगते नहीं हैं, कोई भी कीड़े इनको खाते नहीं हैं, तो ये फसलें जो हैं अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन के लिए था, कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यदि पूछ लिया जाता है आपसे, तो बिल्कुल आपसे बन जाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में था। आगे देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का जो नाम है आपका, स्कर्वी है। ये जो है दांतों में हमारे जो है हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं हमारे, और इसका जो है खट्टे फल, हमारे जो है रसदार फल जो है हमें खाना चाहिए, जिससे जो है विटामिन सी का ये जो है रिसोर्सेस कहलाते हैं। आगे देखते हैं, बाकी रतौंधी आपको ए से पता होगा, बी से वेरी वेरी आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो एक कल में मिस्टेक हो गई थी, कि जब ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो निर्माण होता है, ये सभी आग्नेय ही चट्टानें कहलाती हैं। और आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, यदि ज्वालामुखी से बाहर निकल गया लावा और उसके द्वारा जो बना है, तो वो क्या कहलाएगा, बेसाल्ट चट्टानें कहलाएगा। और जो अंदर ही लावा रह गया वो जम करके क्या बनाएगा, ग्रेनाइट चट्टान बनाएगा। तो यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है, ये दोनों चट्टानें आग्नेय चट्टान है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, बेसाल्ट चट्टान क्या है, आग्नेय है। ग्रेफाइट अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेनाइट है और ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता होगा कार्बन का प्ररूप है, इसका मतलब ये कौन सी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। स्लेट भी हमारी किस तरह की चट्टान है, चूना पत्थर हमारी अवसादी चट्टान है। स्लेट भी कैसी हमारी है, ये भी हमारी ये कायांतरित चट्टान है।
क्योंकि मिट्टी और पत्थर, सेल इन सब से जो है बनती है हमारी। तो इस प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके अंतरिक्ष से भी सवाल एक पूछे जा रहे हैं और एक ये पृथ्वी से संबंधित कि दिवस जो पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वह है 22 दिसंबर। अब हम नॉर्थ की बात करते हैं, जो अपने यहाँ तो सबसे जो बड़ा दिन होता है हमारे यहाँ, क्या होता है सबसे बड़ा दिन? 21 जून होता है। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है हमारा? 22 दिसंबर होता है। यही हमें याद रखना है कि नॉर्थ में जो बड़ा दिन है वो साउथ का सबसे छोटा दिन होता है। साउथ ग्लोब का, ग्लोब में आप देखिए दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं, भूमध्य रेखा के दक्षिण तरफ जो भी है, तो वहाँ सबसे जो है बड़ा दिन होगा 22 को। लेकिन अपने यहाँ उस समय क्या चल रहा होगा? सबसे छोटा दिन। इसी के साथ साथ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिन रात जो है कब बराबर होते हैं? जब भूमध्य रेखा पर क्या करता है? सूर्य लंबवत चमकता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और दिन भूमध्य रेखा पर कब लंबवत चमकता है? आपको दोनों डेट याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों डेट बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। आगे है हमारा, बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? अब मैं बताऊं, इनके बारे में मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरा मन करता है कि इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट बताऊं, लेकिन आपको जो है वो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे जैसे ये लोक नृत्य और लोग जो है गायन से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ईवीएस के अंतर्गत। तो बिहू जो है हमारे असम का जो है लोक नृत्य है और यह असम में मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा कि खाद्य जाल जो है कहा जाता है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट दे सकें, और लगातार हमारी सीरीज जो है ईवीएस और बाल विकास की चल रही है, तो आप एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए। इसमें बाल विकास में तो मैंने PYQ शुरू कर दी है, जो पुराने प्रश्न हुए हैं हमारे, क्योंकि व्यापक में बहुत अधिक स्पेशली बाल विकास के मामले में पुराने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी PYQ सीरीज शुरू है, और शाम को जो है 4 PM पर एग्जैक्ट डेली वीडियो अपलोड होती है। वहीं ईवीएस की जो वीडियो है 8 AM करेक्ट पर हमारी वीडियो अपलोड होती है। तो आप हर वीडियो को देखिए। जो समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट में बताइए उसे कि क्या समझ में नहीं आया। अगली वीडियो में और अधिक अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कोई टॉपिक जो आपको थोड़ा वीक लगता है तो उस टॉपिक को डालिए, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाकर जो है आपकी बहुत अच्छे से शानदार तैयारी करवाऊंगा। और इसी विश्वास के साथ, विश्वास रखिए तैयारी पर अपनी, और मैं मेरी मेहनत पर, तो जरूर आप सफल होंगे इस वर्ष जो है। यही मेरे जो है आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।